नमस्कार। क्लोजिंग के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ अभिषेक होंगे और साथ ही साथ हम 1 घंटा आपके साथ रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे। जैसे गौरांग शाह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ध्वनि पटेल हैं। उन दोनों मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। मोटा मोटी आपके सामने एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि आज इंडाइसिस पूरी तरह से रेंज में है। अगर आज से थोड़ी देर पहले यानी कि कुछ घंटों पहले चले जाएँ तो हमने आपके सामने एक एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट रेंज का रहेगा। इस रेंज के अंदर हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन ये पॉजिटिव बायस की तरफ टिल्ट है। मार्केट के पास अच्छा सपोर्ट बेस है और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। उसने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी जैसे इजराइल वाला मामला, डॉलर यील्ड का बढ़ना, क्रूड का इम्पैक्ट होना, इस सारी की सारी चीज़ों को 19,500 में एडजस्ट किया हुआ है। उसका जो एक राउंड का रिवॉर्ड मिलना था वो 850 तक का था। निफ्टी 850 पार ही नहीं कर पा रहा है। ये हमने कल भी आपको नोटिस कराया था, आज भी आपको नोटिस करवा रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, इसलिए आप दिन भर में देखेंगे तो निफ्टी ने मेजॉरिटी टाइम लाल निशान में काटा, बैंक निफ्टी ने मेजॉरिटी टाइम हरे निशान में काटा। ये टिपिकली है तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, लेकिन अगर आप वैसे कंसेंसस में देखेंगे तो बाजार कहीं कुछ नहीं है। मार्केट अभी भी उसी रेंज के अंदर फंसा है जो कि 19,500 वाली और 19,800 वाली है। 20,000 के दर्शन हो नहीं रहे हैं और 19,500 के नीचे जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके इस इंडाइसिस को ऊपर रखकर अंदर ही अंदर काफ़ी काम कर पाए। आज सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो आईटी ने थोड़ा सा टीसीएस की वजह से हल्का सा मूड खराब हुआ। ऐसा भी नहीं है कि टीसीएस ने कोई घंघोर गिरावट दिखा दी हो या फिर ऐसा हो गया हो कि आईटी के दिन बुरे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम मार्जिन्स वगैरह उन्होंने अपने बढ़ाए हैं। ठीक है, जो बायबैक वाली खबर है, जो और अलग अलग एंगल्स हैं, उन सब में भी अगर आप काउंट भी करेंगे तो आपको सिर्फ 1% तक की गिरावट है। दूसरा पॉइंट, कई बार चर्निंग में समय लगता है। आईटी लीडरशिप लेगा, उसके लिए इसको समय लगना पड़ेगा, तो इसलिए आपको दूसरे लीडर्स चाहिए। जैसे आज मेटल्स में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, इसके अलावा एनर्जी पैक में काम हो रहा है। गेल उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये 4% 4 दिन में नहीं चला, आज 4% एक दिन में चल गया, 4 घंटे में चल गया। तो ऐसे ही आपको शेयर्स को पकड़ना है। इंडाइसिस में ऑप्शन से थोड़ा बच जाना है। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में जो इंडिकेटर्स थोड़े बहुत मिलेंगे वो सिर्फ आपकी ओपनिंग तक की काम करेंगे। उसके बाद इंडियन मार्केट ज़्यादातर रिएक्शन अपने डोमेस्टिक ट्रिगर पे देगा। इजराइल वाली खबर को भी भूलने में उसको बामुश्किल से 24 घंटे लगे। तो इसलिए मार्केट के इस रिदम को आप जानिए। एफआईज थोड़ा अभी आएंगे तो उसके वेट कर लीजिए, सामने फेस्टिवल सीजन है। तो तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे एक एक करके, और आपके मन में भी यही पॉइंट्स चल रहे होंगे। इसलिए मेहमानों के पैनल के साथ हम इन्हीं पॉइंट्स के साथ चर्चा को शुरू करेंगे। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत होगी। साथ ही साथ हमारे साथ नागराज शेट्टी हैं, उनसे बातचीत होगी। ध्वनि पटेल हैं, उनसे बातचीत होगी। ध्वनि और नागराज शेट्टी तो आपको टेक्निकल बताएंगे। गौरांग शाह को मैं बोलूँगा कि वो फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं बल्कि मार्केट के दिग्गज हैं, भीष्म पितामह हैं। उन्होंने वो समय भी देखा जब निफ्टी बामुश्किल से 3 से 5 हज़ार का होगा। आज वो निफ्टी को 20,000 का भी देख रहे हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले मैं सर एक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस की बात आपसे जानना चाहता हूँ। ये टीसीएस के नंबर्स आपने लास्ट क्वार्टर भी देखे होंगे सर, इस क्वार्टर भी देखा है आपने, तो आपका अपना रीडिंग क्या है सर? आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी क्या है ये पूरी आईटी को लेकर? टीसीएस बड़ी कंपनी है, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता छोटी कंपनीज के साथ, बट हाँ फिर भी थोड़ा आप हमको अच्छे से आइडिया दे पाएंगे कि आपकी रीडिंग क्या है आईटी को लेकर सर? धन्यवाद डिम्पी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और आईटी सेक्टर पर हमारी जो कंपनी है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, वो काफी लंबे समय से सकारात्मक अ, रुझान लेकर के चल रहे हैं। और ये भी वास्तविकता है डिम्पी कि आज के दौर में जब हर एक छोटी मझौली या बड़ी या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे कांड हो रहे हैं। साइबर अटैक से लेकर के, फिशिंग से लेकर के, हैकिंग से लेकर के, और एक आजकल नया नाम सुनने आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे हम कहते हैं। और ये सभी चीजों में आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आईटी कंपनियों की, प्लेटफॉर्म्स की, सेवाओं की, प्रोडक्ट्स की, और बाकी अन्य एंसिलरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उसकी।
हमें लग रहा है कि चुनौती भरा माहौल बिल्कुल है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। अमेरिका में डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हो रहा है, बजट कम हो रहा है। लार्ज टिकट क्लाइंट्स की जो रन रेट पहले थी, वहां पर गति थोड़ी बहुत धीमी पड़ी हुई है। लेकिन क्या ये सब कारण पूर्ण है कि आप आईटी क्षेत्र से दूर रहने का मन बना करके चले? तो हमें लग रहा है कि वो जो आपकी समझ है, वो समझदारी वाली नहीं है और परिवर्तन आने में समय लगेगा। और वास्तविकता ये भी है डिम्पी कि हर एक क्षेत्र, हर एक कंपनी, चाहे वो कितनी बड़ी या छोटी हो, मुश्किल के दौर से गुजरते हैं और फिर वो उभरते हैं। तो हमें लग रहा है कि शायद और एक तिमाही नतीजे थोड़े बहुत चुनौती भरे रहेंगे भारतीय आईटी कंपनियों के। लेकिन उसके पास, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि चौथी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष में और अगले वित्तीय वर्ष में आपको एक बहुत सुधार आते हुए दिखेगा और वो सुधार आपको आंकड़ों में भी दिखता हुआ नजर आएगा, जिसके आधार पर आप शायद आईटी क्षेत्र पर काफी सारी चर्चा होते हुए देखेंगे और सकारात्मक सी आवाजें भी आपको सुनाई देगी। तो हमारी खरीदारी की राय, हालांकि टीसीएस के नतीजे हमने कल देखे हैं, तो वो नाम जो है टीसीएस का, उस पर मैं फिलहाल टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज अंडर रिव्यू है। लेकिन इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, ये सभी जो कंपनियां हैं आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई, वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसमें से कुछ कंपनियां अंडर रिव्यू होगी जब जब नतीजे आएंगे। मिसाल के तौर पर आज इन्फोसिस और एचसीएल टेक आएंगे, क्योंकि हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे लक्ष्यांक हम वहीं पर रखें, ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। उस वजह से वो रिव्यू किया जाता है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आईटी क्षेत्र को आपको दूर रखना चाहिए अगर आपका नजरिया लंबी होगी। ठीक है, तो बाजार में ये आईटी का हम कह सकते हैं कि तड़का लगा दिया गौरांग सर ने, तो पूरा का पूरा माहौल सेट हो गया। और ये जान लेते हैं कि आज आखिरी के घंटे में आपको ट्रेड के मौके कहाँ पर मिलेंगे। इंडेक्स फ्रंट लाइन अगर आप देखेंगे सुस्त है, रेंज में है, निफ्टी बैंक से भी खास सपोर्ट नहीं है, और जो रीजन है वो आपको हमने बता दी है। फटाफट अब ट्रेड जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे 3 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, नागराज शेट्टी हैं, ध्वनि हैं और राहुल घोष भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET Now स्वदेश पर। ध्वनि, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आखिरी घंटे के लिए? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आज 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी, दोनों ही बाय साइड की है। सबसे पहला यहाँ पे जो है वो वर्लपूल का स्टॉक है, जो मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो आज की सेशन में हमें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो पिछले हमें 3 महीने की एवरेज से ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो वॉल्यूम ब्रेकआउट के चलते हुए इस स्टॉक में बाय का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। टारगेट जो इसका है वो 1825 का रहेगा और स्टॉप लॉस है वो 1680 का मेंटेन करके चलना है। दूसरी कॉल जो यहाँ पे मेरी बनती है वो जुबिलेंट फूड्स में बनती है। ओवरऑल अगर हम एफओ सेक्टर में भी देखते हैं तो उनके टॉप गेनर्स में से एक आज ये है। जो मूव इसकी है वो यहाँ पे हमें 200 और 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है और 20 पीरियड की यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने ऊपर मूव करा है। तो जुबिलेंट फूड में आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ का बनता है तो 560 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है और स्टॉप लॉस जो है वो 538 का मेंटेन करना है। ठीक है, बढ़िया है। तो 2 शेयर और दोनों के दोनों जो शेयर हैं ध्वनि के, वो खपत वाली सेगमेंट के हैं। यानी कि बाजार अगर थोड़ा सा साइडवेज है ना तो आप डिफेंसिव की तरह अभी झुक जाइए, ये ट्रेडिंग कॉल से भी आपको क्लियर हो जाएगी। राहुल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? क्या आपके भी तेजी वाले ही सौदे हैं, यह मान के चलें? गुड आफ्टरनून। तो लास्ट आवर की अगर देखें तो नोसिल में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज आप नोटिस करेंगे 4% ऊपर भी है। तो नोसिल लास्ट आवर के एक मूवमेंट के लिए हम देख सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो है इंट्राडे नहीं होगा, 3-4 दिन के अवधि के लिए हो सकता है, वो है गेल। गेल भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। 130 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, थोड़ा कंडीशनल लॉन्ग है। 130 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, 120 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा 140 एंड 145 होगा। निफ्टी बेसिकली अभी एक नो ट्रेड जोन में है। बैंक निफ्टी एक इजियर इंडेक्स बन जाता है ट्रेड करने के लिए, निफ्टी फिलहाल एक नो ट्रेड जोन में है और जिस साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड पे हमें निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। जो सेल ऑन डिप्स का मार्केट था वो अभी पॉज हुआ है थोड़े टाइम के लिए।
19,600 के जितना करीब आपको मिलता है आप लॉन्ग कर सकते हैं इंडेक्स को। तो दो लॉन्ग साइड के कॉल्स, नोसिल और गेल। सर गेल आपने बता दिया, ठीक है सर गेल आपने बता दिया राहुल जी, 140 145 के लक्ष्य हैं और आज हम बढ़िया तेजी देख भी रहे हैं। मतलब हर लेवल पर लोगों को मिला होगा इसको खरीदने का मौका। 4% ऊपर ये शेयर चल रहा है। नोसिल के जरा टारगेट और स्टॉप लॉस आप बताएंगे सर, आप मिस कर गए। इंट्राडे के लिए मूव है, आप 236.5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक और परसेंट 234.5 पे अभी शायद चल रहा है, तो 1 more % का आप मूव इंट्राडे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस रखिएगा 233 के आसपास। अलग अलग स्टॉक्स हम पता कर रहे हैं। नागराज शेट्टी से भी उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। एक चीज़ तो बहुत साफ हो रही है कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वही एक्सपर्ट पकड़ रहे हैं। मार्केट एक रेंज का है। राहुल ने एक बात और बता दी आपको इन शेयर्स के बताते बताते कि 19,600 तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी ले सकते हैं। बाजार उनको थोड़ा ठीक लग रहा है, 19,600 के ऊपर कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं जरा। नागराज शेट्टी, स्वागत है आपका भी। आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी। आप चार्टिकली देखोगे निफ्टी में एक अच्छा खासा एक ट्रेंड बना हुआ था लास्ट एक दो सेशंस में। एक उछाल, अच्छा खासा बाउंस विद गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। आज थोड़ा कंसोलिडेशन है, अराउंड 19,850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है ट्रेंड लाइन का। मार्केट थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, रेंज बाउंड एक्शन चल रहा है लास्ट दो सेशन से, इनफैक्ट इंट्राडे के हिसाब से। मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यू रहेगा। कुछ ज्यादा कुछ नेगेटिविटी तो मैं नहीं मानता हूँ इधर से जोर से गिरेगा वैसा कुछ, और एक कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा। छोटा सा डिक्लाइन भी आ सकता है, मार्जिनल डिक्लाइन, और 50-60 पॉइंट का टुवर्ड्स इंट्राडे, और निचला स्तर से एक रिकवरी आने की गुंजाइश भी है। मुझे लगता है इवेंचुअली 19,850 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जा सकता है ग्रेजुअली मार्केट। उसको देखते हुए मैं दो लॉन्ग कॉल्स देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। एनसीसी आप चार्टिकली देखोगे लास्ट एक 15-20 मिनट में एक अच्छा खासा एक सर्ज दिखने को मिला है रेंज बाउंड एक्शन के बाद। अराउंड 166.75 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाई कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 176 का, और 160 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चार्टिकली बहुत अच्छा पैटर्न है, रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की, दमदार अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है मेरा रेलवे स्टॉक आईआरएफसी। आप चार्टिकली देखोगे एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की 2 सेशन पहले, उसके बाद में एक अच्छा खासा बाउंस आया। करीब अराउंड 75-76 के आसपास एक थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक अपसाइड ब्रेकआउट आना चाहिए इधर से। एक बार ये स्टॉक 75-50-76 के ऊपर ट्रेड होता है तो जोरदार अपसाइड आने की चांसेस है। इसको बाई कर सकते हैं, अराउंड 75 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अराउंड 80 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। क्या आपके ट्रेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और एक तो आपके नाम के साथ ही कनेक्टेड है। नागराज शेट्टी ने बताया है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, माफ़ कीजिए। तो ये एक एनसीसी हो गया, और एक आईआरएफसी का थोड़ा वेट हो रहा है। ये 75, 50, 76 हो जाए फिर 80 आएगा टारगेट। स्टॉप लॉस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जहाँ पे आपका कन्विक्शन बैठता है, ये 6 ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। लास्ट में जाते हैं तो बीटीएसटी भी रखेंगे, ठीक। तो जहाँ पे आपका कन्विक्शन बैठता है आप वो सौदे ज़रूर देखिएगा। गुरांग सर, एक सेट ऑफ स्टॉक्स थे, आपको ध्यान है आज से करीब 3 साल पहले उसकी काफ़ी चर्चा होती थी। वो सारे लैब वाले, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले शेयर्स थे। मैं आप स्क्रीन पर देख रहा हूँ, लिंडे इंडिया आज 11% ऊपर है। लाल पैथ लैब 3-4 दिन से अच्छा चल रहा है। मेट्रोपॉलिसिस चल रहा है। तो एक टाइम था जब इन सारे शेयर्स की तूती बुला करती थी, और आपको पता ही है वो दुखद घड़ी देश ने निकाल दी। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाल पैथ लैब, मेट्रोपॉलिसिस शायद कहीं इसलिए तो नहीं चल रहे हैं क्योंकि उस समय छोटे मोटे लैब्स खुल गए थे, वो सस्टेन नहीं कर पाए, बंद हो गए। कस्टमर रिमेन्स द सेम, तो कस्टमर वापस चाह रहा है लैब के पास, वो जो कि लाल पैथ की है या मेट्रोपॉलिसिस की है। ये है कि सर कुछ और वजह भी हैं? ये चिकित्सा यानी कि डायग्नोसिस क्षेत्र में से कुछ कवरेज हमारी थी वही समय पर जब ये पूरा
चाइना से हमारे यहाँ पर और पूरे विश्व भर में वुहान वायरस नामक मुसीबत खड़ी हुई और पूरे विश्व भर में फैली और काफी कुछ तांडव मचाया इसने। उस समय के दौरान हमने फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां, कुछ चिकित्सा यानी कि डायग्नोसिस से जुड़ी हुई कंपनियां और कुछ अस्पताल यानी कि हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनियां पर खरीदारी की राय दी। चिकित्सा यानी कि डायग्नोसिस से जो आप बात करें, वहां पर डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर हमारी कवरेज थी और हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने वो कवरेज निकाल दी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये पर्याप्त है। यहाँ से और ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ी नतीजों में परिवर्तन होने की सहायता की जरूरत है, जो हमें फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और क्योंकि अब वो महामारी एक इतिहास हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा डिब्बी कि आम आदमी में, लोगों में आज चिकित्सा को लेकर के बहुत सारी जागरूकता आ गई है और उसके कारण मेरे ख्याल से, और अगर आप आज के तारीख में अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो पहले वो 3-4 टेस्ट बता देगा आपको कि भाई ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ये वो आप करके लाए, फिर आपको हम बताएंगे कि आपके पास, आपके साथ क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है और उसका उपचार क्या हो सकता है। तो साधारण तौर पे भी आज के तारीख में अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर के पास 3-4 टेस्ट तो ऐसे मांग लेंगे और आपको जरूरत पड़ती है इन सब डायग्नोसिस कंपनियों की सेवाओं की, वो सब टेस्ट कराने के लिए। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कारण है कि हम आकर्षित हो डायग्नोसिस सेक्टर के तरफ और कुछ खरीदारी की राय दें। इसके सामने अगर आप हमें पूछते हैं तो फार्मा और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, ये काफी अच्छी लगती है, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय और फोर्टिस हेल्थ केयर नामक हॉस्पिटल्स हमारे खरीदारी की सूची में। और फार्मा में काफी सारे नाम हैं, लेकिन 4 प्रथम नाम अगर आप चाहते हैं तो वो होगा सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लेबोरेटरीज और सन फार्मा। ये मेरे ख्याल से आप ध्यान दे सकते हैं वनस्पत के डायग्नोसिस पे। ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग सर। एक दो शेयर मेरे को और पता करने हैं जरा, उनमें टिपिकली थोड़े से ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं तो मेरे को जरा पता कर लेता हूँ। एक एसोसिएट एल्कोहल्स करके का एक कंपनी है, एक बार अगर आप किस डाटाबेस में है प्रोड्यूसर साहब तो एक बार दिखा सकते हैं। एसोसिएट एल्कोहल्स लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा और शेयर होना चाहिए 500 के रेट में। यस, ये वाला ही, ठीक, 8% ऊपर आप देख पा रहे होंगे। सुबह कुछ नहीं, एकदम से आया, 57,000 शेयर का वॉल्यूम है, इसको 8% ऊपर टांग दिया। राहुल, आप इस जरा चार्ट देखो इसके, ये 600 रुपये से लेके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा और एक आप लोअर साइड से ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ब्रेकआउट जैसा फीलिंग सा आ रहा होगा। मेरे को आपसे ये पता करना है कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन माने, और दूसरा अगर कंफर्मेशन है तो क्या 700 की तरफ जाने वाला शेयर है क्या ये? बिल्कुल सही आपने बोला है कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल जिसका आपने जिक्र किया उससे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में भी आप नोटिस करेंगे अपवर्ड जो ट्रेंडिंग चैनल है एकदम चैनल के ऊपर आया है, बट चांसेस बहुत हाई है कि इसका ब्रेकआउट हुआ जिस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है। एक छोटा सा कैविएट दूंगा यहाँ पे कि वीकली चार्ट पे जो लोग चार्ट की रुचि रखते हैं, अगर 490 के नीचे क्लोजिंग दिखता है, वीकली चार्ट पे 490 के नीचे क्लोजिंग आपको दिखता है तो फिर एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस वो होगा, नहीं तो लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं या निवेश भी कर सकते हैं। एसोसिएटेड एल्कोहल ब्रेकआउट की तैयारी में ये शेयर है। बढ़िया तेजी, 501 रुपये पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने 505 रुपये के आसपास का 52 हफ्ते का ऊपरी स्तर भी छुआ है। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये समझ लेते हैं और कुश बोहरा को अपने साथ जोड़ेंगे ऑप्शन के चैंपियन के लिए। कुश, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए कहां पर मौके आपको दिख रहे हैं? जी अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का ऑप्शंस का चैंपियन जो ट्रेड है वो JSW स्टील पे है, बट उसके पहले मैं एक अपडेट दे दूं। कल हमने ग्रासिम का 1960 का कॉल ऑप्शन डिस्कस किया था, 40 रुपए के करीब चल रहा था। 50 और 60 के 2 टारगेट्स थे। आज का डे हाई इसका 80 के करीब है और 60 के पास ये अब भी चल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर किसी की मल्टीपल क्वांटिटीज हो तो पार्टली इसको बुक कर ले। टारगेट 2 अचीव हो चुका है, एक्सीड हो चुका है। और अगर मान लीजिए आप होल्ड करना चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल बने रहें। आई होप हमारे दर्शकों ने सुन के इसका बिल्कुल फायदा उठाया हो। आज का जो मेरा पिक है वो है JSW स्टील।
देखिए मेटल पैक में हम एक नई तेजी सी रौनक सी जो है लौटती हुई देख रहे हैं, और जेएसडब्ल्यू स्टील इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द पैक। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेटअप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है एट द मनी कॉल ऑप्शन और जस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, ये थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में भी ब्रेकआउट है। इसी के चलते 790 के स्ट्राइक प्राइस वाला जो कॉल ऑप्शन है, जो करीब 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप ये बाय कर सकते हैं। 17 और 20 रुपए के टारगेट से 10 रुपए अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। अब जो टारगेट और स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से 8,100 का मैक्स प्रॉफिट और 5,400 रुपीज का मैक्स लॉस पोटेंशियल। सो जेएसडब्ल्यू स्टील 790 वाला कॉल ऑप्शन। ठीक है, शुक्रिया कुछ। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 790 वाली कॉल 14 रुपए पर खरीदनी है। लक्ष्य 17 रुपए 20 रुपए, स्टॉप लॉस 10 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8,100 और अधिकतम नुकसान जो है 5,400 रुपए का। ग्रासिम की बात कर रहे थे कुछ, और ये ग्रासिम को कल हमने भी आपको हाईलाइट करके बताया था, और भी एक्सपोर्ट्स का कन्विक्शन था ग्रासिम पे, और वो तेज़ी हमने देखी भी। लेकिन चूंकि मेटल का जिक्र किया है कुछ नहीं, मेटल के साथ साथ हम देख रहे हैं किसी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, अलग नहीं करते हैं उसको, माइनिंग वाला है। और माइनिंग में आप देखिए कल भी हमने तेज़ी दिखी और आज भी मॉयल, जीएमडीसी, एनएमडीसी 4 से 10% के आसपास का उछाल है। और आज भी सुबह सुबह बाजार खुलने के बाद ओपनिंग ट्रेड के तौर पर हम जब जान रहे थे तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर थे, कोल इंडिया, जीएमडीसी, और वो तेज़ी हम देख भी रहे हैं। और इस तेज़ी के पीछे जो वजह है वो ये है कि कल कैबिनेट से एक डिसीजन आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके चलते ये बस कर रहे हैं। जरा विस्तार से समझते हैं कि क्या ट्रिगर बन रहा है, कैबिनेट की तरफ से क्या फैसला है। ये तमाम चीज़ बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गए हैं जो इस सेगमेंट को करीब से ट्रैक करती हैं। आशीषा बताइए कितनी क्रूशियल हैं ये डेवलपमेंट्स? जी हाँ, माइनिंग स्टॉक्स में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। जीएमडीसी, एनएमडीसी, मॉयल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें 5.5 से 8.5% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आती हुई नज़र आई है पूरे माइनिंग सेक्टर के लिए। कल कैबिनेट ने रॉयल्टी रेट्स अप्रूव की है 3 एसेंशियल मिनरल्स के लिए, लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए रॉयल्टी रेट्स अप्रूव की है। इस साल जुलाई के महीने में कैबिनेट ने 6 मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट में से हटा दिया था और अब गवर्नमेंट ने रॉयल्टी रेट्स भी अप्रूव कर दी है। ये बड़ा पॉजिटिव है बिकॉज अब माइनिंग कंपनीज कमर्शियल माइनिंग के लिए बिड कर सकती है। एनएमडीसी, डीएमडीसी, मॉयल जैसी कंपनीज अब कमर्शियल माइनिंग के लिए बिड कर सकती है और इसीलिए ये एक बड़ा पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। लिथियम की इन पर्टिकुलर बात करें तो एक की रॉ मटेरियल है लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज के लिए, और अभी हम 100% इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं लिथियम के लिए। अब प्राइवेट माइनिंग अलाउ हो जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि ये कंपनीज अब लिथियम जैसे कुछ मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट कर पाएगी और ये इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। इंपोर्ट्स का रिलायंस कम हो जाएगा और इन कंपनीज के लिए भी बड़ा पॉजिटिव है। काउंसिल ने रेट भी डिसाइड किए हैं। 3% का रेट एप्लीकेबल होगा लिथियम और नियोबियम के लिए और 1% का रेट एप्लीकेबल होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। पहले ऐसा रूल था कि अगर कोई रेट एप्लीकेबल नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट 12% का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रेट स्पेसिफाई कर दिया है। ये एक पॉजिटिव है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रॉयल्टी रेट स्पेसिफाई किया है और उसी के चलते ये बड़ा मूव इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिथियम नोबियम के लिए 3% और REE के लिए 1% रॉयल्टी। ये खबर कल ही आ गई थी, कल बाजार बंद होते होते मतलब आखिरी के घंटे में ये खबर आई थी और आज भी हमने एक्शन देखा शुरुआत में शेयरों में, और एक्शन हमने देखा, आपको एक्शन बताया और उस एक्शन पर ट्रेड भी लिया। जीएमडीसी कुछ बोरा अभी आपके लिए ऑप्शन की रणनीति बता रहे थे, लेकिन जीएमडीसी सुबह के सत्र में उन्होंने सुझाया था और क्या गजब की हमने रफ्तार देखी। उन्होंने 2 टारगेट बताए थे, 417 और 425। 417 वाला अचीव हो गया, 425 वाला भी करीब करीब हम कह सकते हैं क्योंकि 423 रुपये 65 पैसे आज इसका हाई है, इसके लिए उसको भी अचीव होता हुआ ही मानेंगे। लेकिन जीएमडीसी, ओएमडीसी, एनएमडीसी, ये तमाम जो माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट कोल इंडिया भी उनके साथ साथ चला है, उसको शायद उतना फायदा ना हो जितना बाकी कंपनीज को हो रहा होगा। एक बार गौरांग सर आप जरा राय देंगे, जीएमडीसी की अगर बात करें तो साल भर में तकरीबन ये 3 गुना शेयर हो गया। 125 रुपये से 150 रुपये की रेंज का शेयर था, 400 रुपये के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। कहीं स्टीम आपको अभी लगता है कि बची है? क्योंकि ये जो स्पेस है ना, ये मतलब हम कह सकते हैं कि लगातार मूव दिखा रहा है, छोटे मोटे थकान आ रहे हैं लेकिन फिर से शेयर चल रहा है।
कोल इंडिया 300 रुपए के ऊपर जाकर मजबूती से सस्टेन कर रहा है, जीएमडीसी 400 रुपए के ऊपर चला गया है। कहीं आपको लगता है स्टीम अभी भी बाकी है? देखिए अभिषेक, निरंतर एक दिशा में तो कोई शेयर जाता नहीं है। कहीं ना कहीं थकान आती है और कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली आती है, और उसके कारण शायद मिनरल्स एंड माइनिंग रिलेटेड क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां, जहां पर हमने पिछले मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में अगर आपने 50, 100, 150% से ज्यादा का ऊपर के तरफ का दायरा देख लिया है, तो जायज होता है मुनाफा वसूली आना, उसमें आश्चर्य होने नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीतियों में बदलाव हो रहा है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन ये मिनरल्स और मेटल माइनिंग रिलेटेड कंपनीज को मौका देगा और एक न्यूनतम स्तर बनाएगा जहां पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनको बहुत नुकसान मिलेगा। दूसरी तरफ हमारी निर्भरता इंपोर्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा है। अगर इंपोर्ट्स कम होता है तो स्वाभाविक है हम आत्मनिर्भर बनते हैं, और हमारे देश में जिस प्रकार से कुदरती भंडार भर के पड़े हुए, वहां पर मेरे ख्याल से माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज और बढ़नी चाहिए। इससे हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मिसाल के तौर पर अभी बात हो रही थी लिथियम को लेकर के, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम आप देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी कुछ कम हो जाती, सीमित हो जाती, लेकिन यही अगर मेटल या मिनरल जो है वो हमारे देश में प्राप्त होता है और हम यहाँ पर बनाते हैं तो दाम कम होते हैं, तो आकर्षण बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे करके एक, और माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज चाहे वो मेटल्स की हो, मिनरल्स की हो, कुदरती गैस की हो या फिर कच्चे तेल की हो, ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन को लेकर के काफी समय लगता है, बड़ा कैपिटल लगता है, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में मैन पावर और मशीनरी और टेक्नोलॉजी लगती है यहाँ पर, और फिर जाकर के आपको जो रिजल्ट आना है वो प्राप्त होता है। तो आपकी समय सीमा लंबी होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो भी कंपनियां हैं, जीएमडीसी है, एनएमडीसी है, एमओआईएल है, ओएमडीसी जैसी कंपनियां हैं, ये बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी कंपनियां जिनकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएमडीसी, जीएमडीसी, मोबाइल, न सिर्फ ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, बल्कि नोटिस करने वाली चीज ये है कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी ये शेयर सारे के सारे पहुंच गए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये भी जानेंगे कि डीलिंग रूम का आज हाल क्या है, वहां पर किस खबर को लेकर चर्चा गर्म है, और इवेंट्स टू वॉच और ट्रेडिंग कॉल्स पर बीटीएसटी के लिहाज से फोकस करेंगे। आप नहीं जाए करें। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट अगर आप इंडाइसिस के तौर पर देख रहे हैं तो रेंज में दिखेगा, इंडाइसिस से हट कर देख रहे हैं तो फिर मार्केट के अंदर एक्शन है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। थोड़ा आईटी को लेकर हमने जैसे गुरांग सर से पता किया, समय लगेगा, बट ये कि इतना भी ख़राब नहीं है। आते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पर जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे हैं। ये कैंटा बिल एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो इनका सीज़न भी आने वाला है, सर्दी नॉर्थ में, तो कम से कम लोगों को पता ही है बात का। ध्वनि एक बार ज़रा चेक करेंगे कैंटा बिल, हमारे डाटाबेस में भी होगा कैंटा बिल, CANTABIL के नाम से मिलेगा आपको। यस, कैंटा बिल रिटेल्स। एक बार जरा ध्वनि चेक करेंगे, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? जी बिल्कुल डिम्पी, ओवरऑल अगर हम स्टॉक का चार्ट यहाँ पे देखते हैं, डेलीज पे डेफिनेटली एक यहाँ पे अपवर्ड हमें चैनल देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम इसका है वो अभी भी मिसिंग है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल बनता है तो आपको 1190 के ऊपर इसके अंदर कोई भी मूव मिलता है, वहां पे इसको फ्रेश बाय करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी इसके अंदर पोजीशंस है तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस बनाए रखिए। नीचे की तरफ में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1050 तक का बन रहा है। अगर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी को इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें 1050 का यहाँ पे जो लेवल है उसको क्लोज वॉच आउट करिए। वहां पे जो इसकी अपवर्ड चैनल है इसका सपोर्ट जोन बनता है, उसी सपोर्ट जोन से अगर वापस बाउंस लेता है तो आप इसके अंदर 1190 तक फेज वाइज एडिशन कर सकते हैं। डन। अब शरद को भी फटाफट से अपने साथ जोड़ लेते हैं।
और उनसे ज़रा पता कर लेते हैं कि आज डीलिंग रूम से कौन सा बज़ उनके हाथ में लगा है। तो देखते हैं, खबर गर्म है सेगमेंट। बताइए शरद। जी बिल्कुल, फोकस में जो है हम निप्पॉन इंडिया एएमसी रहने वाला है और हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ पे पता चल रहा है कि एचएनआई सेगमेंट में जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 18 टाइम्स 20 डे एवरेज की जो है वॉल्यूम्स आई है और स्टॉक जो अपने 2 ईयर हाई लेवल्स को भी टच कर दिया है। अब इंटरेस्टिंगली Q2 नंबर्स जो आने वाले हैं निप्पॉन इंडिया एएमसी की, वो 30 अक्टूबर को आने वाला है और इसका बाज़ार का एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है क्योंकि अच्छी इन्फ्लोज आई हैं उनके इक्विटी फंड्स में, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में, और इसके अलावा एक स्टडी इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस रही है। वहीं अगर ऑपरेशनल नंबर्स के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें Q2 के लिए, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि कॉस्ट मेजर के जो आप कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स हो रही है तो उसके कारण मार्जिन में बेनिफिट मिल सकते हैं। और आज ही दिन के ट्रेड में HDFC AMC के 3 घंटे पहले जो है रिजल्ट्स आई थी और वहाँ पे भी देखा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे थे। एक टाइप से रब ऑन इफेक्ट भी जो है आपको देखने मिल रहा है निप्पॉन इंडिया एएमसी का। लेकिन ओवरऑल जो हमारी डीलर से बात हुई है वहाँ से पता चला है कि एचएनआई सेगमेंट में यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। आपको आज के एनालिस्ट का बताता हूँ। आज आयुष ने कॉल दी थी, इसके अलावा कल ये जय ने कॉल दी थी। तो जय और आयुष ने भी इसके प्राइस एक्शन को देखा। आपने इसके पीछे की खबर बताई कि हाँ कुछ डोमेस्टिक बाइंग हो रही है और ये शेयर चल भी रहा है। आप देख पा रहे हो कि 7-8% आज ऊपर है। ये 7% रिटेलर्स का काम नहीं है, रिटेलर्स नहीं कर सकते 7% ऊपर, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही होती है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। और 83 लाख शेयर आज में ट्रेड हुए। मैं अभी थोड़ी देर में इसका चेक ही कर रहा था एवरेज, मैं थोड़ी देर में एवरेज भी चेक करके आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और है गुरांग सर, आप MMTC को कवर करते हैं, आपने स्टडी की हुई है सर MMTC के बारे में? ये एक ट्रेडिंग कंपनी है एक्चुअली। टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैंने देखी नहीं है इस कंपनी को, ना ही बैलेंस शीट मैंने पढ़ी। सर इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे क्योंकि मेरे को था कि शायद 1 मिनट के लिए आपको इसमें एक बार देखना पड़े। अच्छा सर गुरांग सर, आप जी एंटरटेनमेंट को ज़रूर देखते होंगे, जानते होंगे, और आपकी तो पुरानी हिस्ट्री है, आपने इस चैनल को भी देखा बहुत क्लोज से और इस कंपनी को भी बहुत क्लोज से देखा है। सर आपका इस पर टेक क्या है? जो लीगल वाला पार्ट चल रहा है वो तो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन वैसे बिजनेस के बारे में से आपको एक कंपनी कैसे ठीक लग रही है क्या? पूरा मसला है इसका जी और सोनी, और अब मेरे ख्याल से कुछ स्पष्टीकरण आया है, थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण और आना बाकी है। खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और जो लक्ष्य है वो बहुत करीब है। मेरे ख्याल से फिलहाल इसका स्तर करीबन 260 के आसपास का है, और हमारा जो लक्ष्य है इसके ऊपर वो है करीबन 275 या 285 के आसपास का। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी पुरानी खरीद है तो आप बने रहें। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट में अगर पुरानी खरीद है तो आपको बने रहने की सलाह है। लेकिन एक खबर आई थी कि आरबीआई जो पीसीए नॉर्म्स हैं उनको सरकारी एनबीएफसीज पर भी एक्सटेंड करने जा रहा है। आरईसी, पीएफसी, आईएफसीआई जैसी कंपनियों पर यह लागू होना था। हालांकि शेयरों पर हमने खास असर आते हुए देखा नहीं इस सख्ती के बावजूद, क्योंकि इनकी अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है। आईएफसीआई की अगर बात करें तो अभी हम इसमें ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। शेयर ये करीब 27-28 रुपए के आसपास का हो गया है। थोड़ी छोटी साइज का शेयर है तो मूव्स भी थोड़े से ना बड़े बड़े आते हैं। 11-12% अभी ऊपर है। गौरांग सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तेजी है आईएफसीआई की, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं महीने भर में करीब 50% से ज़्यादा की तेजी हो चुकी है, इसको किस नज़र से देखनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो मोमेंटम है इसके कारोबारी जो माहौल है उसको लेकर आई है, या फिर छोटे मझोले शेयरों में चूंकि इस तरह के हम मूव्स देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा? सबसे बहुत मुश्किल है मुझे, और अगर आप पिछले 5 साल या उससे ज्यादा का इतिहास देख ले इस कंपनी का, तो मेरे ख्याल से आप इसके करीब भी जाना नहीं चाहेंगे। शेयर खरीदारी की तो बहुत दूर की बात होगी, और कुछ खबरें को लेकर के भी ये नकारात्मक परिस्थिति दिखा है। और कभी कभी बाजार ऐसे शेयर्स को ढूंढता है जहां पर काफी लंबे समय से कोई चाल नहीं आई हो। मुझे नहीं लग रहा है, कवरेज तो है नहीं आईएफसीआई पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो आप क्वालिटी वाले शेयर खरीदिए, क्वांटिटी वाले शेयर मत। नहीं खरीदिए, क्वांटिटी मत खरीदिए, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा खुद भी ऐसा मानना है कि बाजार के अंदर अगर उसका 4 शेयर है ना, तो कई बार अच्छे शेयर 4 शेयर ही आपको 40 शेयर के बराबर का प्रॉफिट दे सकते हैं कंबाइन होकर मेरी। तो इसलिए अच्छे स्टॉक्स पकड़ने पे आदत धीरे धीरे बना लेनी चाहिए। कुछ कुछ और शेयर्स भी हैं लिस्ट में, जरा पता करते हैं उन सब में इस समय क्या किया जाए। नैम इंडिया पे ऑलरेडी हो चुका है डिस्कशन। विजय डायग्नोस्टिक, धोनी एक बार ये बताइए BTST करना है शेयर को? आज मयूरेश भी बता के गए थे, सुबह हमने भी इसको नोटिस किया, या फिर इसको छोड़ दें? 6% ऊपर है, BTST करें? कर सकते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो वो अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर ले, यहाँ पे 530 का स्टॉप लॉस लगा ले। फ्रेश बाइंग के लिए जो BTST कर रहे हैं वो इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ का बनता है, तो यहाँ पे 575 तक का एक अपवर्ड पोटेंशियल डेफिनेटली स्टॉक में दिखता है, जिसके बाद 580 तक के टारगेट्स भी इसके अंदर अचीवेबल रह सकते हैं। ठीक है। एक शेयर मैं आपको और नोटिस कराऊंगा। एक्चुअली में मेरी नज़र गई थी 12 बजे के आसपास उस शेयर पे। उस समय हमारा F&O का एक शो चल रहा था। उस शेयर का नाम था MMTC, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं गुरांग सर से भी पता करा था। खैर उनकी तो कवरेज में नहीं था। उसमें मनीष 12:30 बजे के आसपास हमारे साथ जुड़े, तो कोइंसिडेंटली हमने कहा कि मनीष, मोमेंटम और MMTC एक साथ आपको दिखेंगे एक ही शो के अंदर और चलते हुए दिखेंगे। शेयर था 8%, अब सर्किट लग गया 20% का। एक दो बार हमने आपको पहले भी नोटिस करवाया था MMTC का शेयर। इन शेयर्स में MMTC, MTNL, अभी अभिषेक आपको बता रहे थे एक IFCI, इन सब में दम है, बट थोड़ा समझदारी और सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। राहुल, एक बार आपका टेक क्या है MMTC का? चार्ट देख के बताएंगे। आज तो सौदा पंच नहीं होगा, अब जो होगा कल ही होगा। तो एक्चुअली इतना बड़ा सिंगल डे मूव के बाद एक दिन वेट करना बेटर रहता है, वेट करके कि आइदर मोमेंटम अभी भी ऊपर की साइड में है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है कि नहीं। इस तरह इस टाइम पे सलाह देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप देख रहे हैं कि कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है 10 बजे के ऊपर कल, फिर लॉन्ग जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये छोटे साइज वाले शेयर MMTC भी आप देखिए, इसमें गजब का मूव है। MTNL में भी आज बहुत तेजी है, IFCI, लेकिन सावधानी वाला ना राइडर जोड़ के ये तेजी होती है और ऐसे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, लेकिन ऐसे शेयर में खतरा ये भी होता है कि बहुत तेजी से गिरते भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश में ना क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार चल रहा है और भारत के 2 मैच हो चुके हैं। 2 मैच जीतने के बाद उत्साह चरम पर है और तीसरा जो मैच है वो है महामुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि खेला जाएगा अहमदाबाद में शनिवार को। दोनों टीमें तैयार हैं, लेकिन तैयार हम भी हैं, क्योंकि मैच के साथ साथ आपको बाजार के हम खेल की पूरी तैयारी करवाएंगे और एक बेहद खास शो कल हम 11 बजे लेकर आएंगे। चार्ट बोले मौका मौका। जी हाँ, चार्ट्स के आधार पर कहां पर आपको शेयरों में मौके मिल रहे हैं तेजी के, कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए ये पोजिशनल ट्रेड होंगे, वो आपको हम कल बताएंगे। ऐसे 11-12 शेयर बताएंगे जो अगर आप लेते हैं ट्रेड तो आपका पैसा बनना पक्का है। 12:30 बजे इससे भी एक स्पेशल शो है, उसका नाम है सेंचुरी शेयर, और इसमें हम वो शेयर बताएंगे जो 100 रुपए से अभी कम के हैं, लेकिन दम बहुत है 100 रुपए, ना सिर्फ 100 रुपए को पार करने का बल्कि उसके और भी आगे जाने का। ये 2 शेयर वर्ल्ड कप के खास मौके पर कल हम वैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश में उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है और टीम इंडिया का मोमेंटम भी अच्छा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के मोमेंटम को भी बरकरार रखा जाए और ये 2 बेहद खास शो आपके लिए हम लेकर आएंगे। गुरांग सर, अब पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, मतलब देखिए उत्साह तो होगा ही, कोई दो राय नहीं है इसमें। आप भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको सर? कोई तैयारी की है आपने मैच देखने की? मेरे ख्याल से उत्सुकता तो बहुत ऊपर के तरफ रहेगी और भारत में अगर आप देखने जाए तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया, लेकिन उससे साथ साथ बाकी अन्य स्पोर्ट्स में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से एशियन गेम्स में हमने
जो मेडल्स मिले हैं, टैली हुई है, अगर आप उसमें देखने जाए तो। और भारत पाकिस्तान मैच हमेशा एक हाई टेंशन लाइव वायर गेम होता है। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सक्षम रूप से मैदान में उतरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। तो सही बात है सर, रिलीजन है और लोग उसी तरह से फॉलो भी करते हैं और हम कोशिश हमने की है कि ज़रा उस तैयारी को ना और ख़ास बनवाया जाए, पैसे भी कमाए जाए। अगर आप स्टेडियम के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर रह के भी आप बिल्कुल उसका मज़ा लें। लेकिन आईटी स्टॉक्स में नरमी है और उससे उभरने की कोई बहुत कोशिश हमने देखी नहीं है शेयरों में। टीसीएस करीब 2% नीचे है, टीसीएस से करीब 1% ज़्यादा की नरमी हम देख रहे हैं कि टेक महिंद्रा में है। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे इन्फोसिस के और एचसीएल टेक के, वहाँ पर भी हम थोड़ी थोड़ी नरमी क्या 0.25% की बिल्कुल बराबर बराबर हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि टीसीएस की अपनी रीजंस हैं, टीसीएस में बायबैक को लेकर जो निराशा थी उसके चलते भी थोड़ी सी शेयर ये नीचे आए हैं। अदरवाइज आप मार्जिन के फ्रंट पर देखिए, नंबर ठीक थे, मुनाफे के फ्रंट पर भी ठीक थे, आय थोड़ी सी हमारे अनुमान से कमज़ोर आई थी, बायबैक वाली टेंशन चलते वो गिरे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वही हमें शायद इसमें भी दिख रहा है। एक बार जरा समझ लेते हैं कि नंबर आएंगे कैसे। अनीशा हमारे साथ हैं और ये दोनों ही कंपनियों को लेकर इन्होंने अनुमान तैयार किया है। पहले इन्फोसिस के बारे में जान लेते हैं। अनीशा बताइए, इन्फोसिस नंबर्स कैसे आएंगे और कौन से आंकड़े फोकस में रहने वाले हैं और मैनेजमेंट से आप क्या सुनना चाहेंगी? जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। इसके चलते बेस काफ़ी लो हो गया है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 0.9 से 1.1% का ग्रोथ दिखा सकता है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर क्लोज टू 38,350 करोड़ आएगा एंड डॉलर रेवेन्यू $4,650 मिलियन के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वेज हाइक्स देते थे वो थोड़ा डिले कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस जो यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज हैं उसका इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए इस क्वार्टर में। इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक बेहतर होना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, यही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। डील बुकिंग कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लिबर्टी ग्लोबल का उन्होंने एक बिग डील विन का अनाउंस किया था, तो डील विन का नंबर अच्छा आएगा इस बार भी। जो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि डील का रैंप अप कब होगा, इन सब डील्स जो आप विन कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, डिले है डील रैंप अप्स में, इसके चल के रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सारा स्ट्रीट ये जानना चाहता है कि क्या सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बहुत बेहतर होगा, क्या FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा, तो यही क्वेश्चंस का हम आंसर चाहेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कट की उम्मीद नहीं है। बट क्या कोई अपग्रेड आएगा, क्या वो मार्जिन मेंटेन करते हैं अपनी गाइडेंस 22 to 22%, यही क्वेश्चंस हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे। ठीक है, तो जी ठीक है, तो आंकड़े सितंबर तिमाही के ठीक आएंगे। आय के फ्रंट पर, कांस्टेंट करेंसी के फ्रंट पर, मार्जिन, मुनाफा, सारे के सारे आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन जो तनाव है वो है गाइडेंस को लेकर, यानी कि अनुमान को लेकर आगे पूरे FY24 के लिए इस पर नजर रहेगी। अनीशा लगे हाँ, जरा आप एचसीएल टेक के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें भी हम नरमी देख रहे हैं। एचसीएल टेक में क्या कोई निराशा की आशंका है क्या नतीजों में? जी, एचसीएल टेक से थोड़े बेहतर नतीजों की उम्मीद है। देखा जाए तो उनका डॉलर रेवेन्यू 1.4% से इंक्रीज करेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं कि नंबर $3,250 मिलियन के आसपास आए। रुपी रेवेन्यू 26,660 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है एंड मार्जिन में भी एक्सपेंशन की उम्मीद है टू 17.6%। याद रखिएगा कि एचसीएल टेक ने इस क्वार्टर में एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी लिया था, तो उसके चलते आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है, बहुत से एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद सिर्फ 0.5% का ग्रोथ आएगा एंड काफ़ी लोग 3% से ऊपर की भी ग्रोथ की उम्मीद लगा के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो एसएप एक्विजिशन उन्होंने किया था उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना चाहेंगे। जो सर्विसेज सेगमेंट है वो ही ग्रोथ ड्राइव करेगा इस क्वार्टर में, और जो पीएनपी सेगमेंट है उसमें 5 से 8% तक का डिक्लाइन आ सकता है। मार्जिन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन थोड़ा हेडविंड रहेगा,
बट क्योंकि रेवेन्यू वापस आ रहा है, ERD का स्लो डाउन थोड़ा कम हो रहा है, यूटिलाइजेशन बेटर है, इसके चल के ओवरऑल 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट तो आना ही चाहिए। ऑर्डर बुकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, वेराइजॉन डील साइन किया था कंपनी ने, तो उसके चल के ऑर्डर बुकिंग तो काफ़ी अच्छा बिटवीन 3 से 4 बिलियन डॉलर आ सकता है। जो मेन चीज़ है वो स्ट्रीट जानना चाहेगी गाइडेंस के लिए कंपनी क्या करती है, FY25 के लिए कमेंट्री क्या है, वेरियस वर्टिकल्स में क्या उनको निकल कर आ रहा है, UK, US, यूरोप, इन सबको चल के, एंड ER&D सेगमेंट का भी क्या स्टेटस है। तो ये सब चीज़ें ही हम सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से, बट ओवरऑल HCL टेक शायद दूसरे कंपेटिटर से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी शेयर कमजोर है। कल भी शेयर में हमने गिरावट देखी थी और थोड़ा सा नेगेटिविटी है HCL टेक के नतीजों के बाद। फटाफट ध्वनि आप जरा एक काम कर दीजिए, आप जरा ये बता दीजिए दोनों शेयरों में, इन्फोसिस में, HCL टेक में सपोर्ट लेवल कौन से हैं, स्टॉप लॉसेस कहां पर लगा के रखें ट्रेडर? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले HCL टेक की बात करते हैं तो HCL टेक ऑलरेडी हमें एक वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट स्टॉक यहाँ पर जो है वो अपनी 50 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता है तो 1200 के करीब बनता है, तो उस लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ में खास करके ध्यान में रखना जाए। इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस का यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, उसमें हमें कई बार देखने को मिल रहा है कि 1520 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे पक्का बना हुआ है। नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे 1400 तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ये IT को लेकर मोटा मोटी आपके सामने एक व्यू पॉइंट है। सुबह किरण हमारे साथ थे, उन्होंने एक चंबल फर्टिलाइजर नाम की एक शेयर आपको बताया था। मिस्टर शेट्टी, एक बार उसको आप चेक करेंगे, आपको भी लग रहा है कि एक ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट जो पहले भी हुआ था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, वापस इसमें स्टीम आई है। आज 6 रुपये ऊपर है, 2%। लास्ट 2-3 दिन का जो अपसाइड मोमेंटम है कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो रिसेंट डाउनवर्ड करेक्शन था वो खत्म हो गया। इस बार पहली बार कई महीनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि 200 डे EMA के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है अभी तक फिलहाल 290 की 80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव संकेत है। लास्ट कई महीनों से 2-3 बार अटेम्प्ट हुआ 200 EMA के ऊपर क्लोज होने की, लेकिन नाकाम हुई इंट्राडे में और उधर से एक डाउनवर्ड करेक्शन दिखने को मिला था पहले कई महीनों से। मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव संकेत है। वॉल्यूम भी राइज हुआ है, इवन RSI भी उसके जो रेंज है ऊपर के लेवल से 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये पूरा चार्ट पैटर्न एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न एक संकेत दे रहा है कि आगे वाले दिनों में ये स्टॉक जो उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है अराउंड 300 के आसपास एक बार जा सकता है। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर पर ये व्यू, अच्छी तेजी, सस्टेन्ड मोमेंट हम इसमें देख रहे हैं। 2.25% के आसपास की आज इसमें खरीदारी है। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि IGL, MGL, गुजरात गैस, इन कंपनियों में आज हम तेजी देख रहे हैं। IGL में करीब 4% के आसपास की तेजी है। महानगर गैस की बात करें तो 1% के आसपास के मूव्स हैं। और इनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने CGD नेटवर्क के लिए 12वें राउंड की बिडिंग शुरू कर दी है, जो निश्चित तौर पर इन कंपनियों के लिए कारोबार बढ़ाने का एक बड़ा मौका होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें, क्योंकि उनके पास अब मौका होगा 12th राउंड में भी जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं वहां पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाने के लिए वो बिड कर सकती हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको और ज्यादा ज्योग्राफिकल एरियाज मिल सकती हैं गैस सप्लाई करने के लिए। 12वें राउंड की बिडिंग को आज लॉन्च किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने औपचारिक रूप से, और इसमें करीब 5 राज्यों को शामिल किया गया है। 7 ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि 12वें राउंड से करीब $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 12वें राउंड के बिडिंग के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट पॉपुलेशन जो है देश की वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत आ जाएगी, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम आबादी जो है उसको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत CNG की सप्लाई जो है वो हो सकेगी। जाहिर तौर पे इससे जो डिमांड है आने वाले दिनों में CNG PNG की वो बढ़ने वाली है। कुछ एरिया जैसे मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, लद्दाख है,
ये कुछ एरियाज हैं जो कि रह जाएंगे क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम आबादी जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत आ जाएगी। तो औपचारिक रूप से आज इसको लॉन्च किया गया है और अब कोशिश ये है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जाल बिछाने के साथ साथ सप्लाई, यानी कि सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई भी हो, तेजी से हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी तक जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई की जा सके। जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, और ऐसा होता है तो लगभग सारी आबादी, देश की पूरी आबादी कम से कम इसकी रेंज में आ जाएगी। बाकी लोगों के प्रेफरेंस पे होता है, लेकिन निश्चित तौर पर इन कंपनीज के लिए मौका बनेगा। और दरअसल क्या है कि गेल जो है ना, पाइपलाइन का भी काम करती है, तो एक बेनिफिशियरी वो भी हो सकती है। 12वें राउंड में 5 राज्यों को सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और जिन कंपनियों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी उस सेगमेंट को कैटर करती हैं, उस सेगमेंट से संबंधित कंपनियां हैं और इनको फायदा बड़ा होगा। गौरांग सर, मौके बहुत हैं इस सेगमेंट में कंपनियों के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को, कितने बड़े पॉजिटिव से, और शेयरों के लिहाज से आप क्या सुझाव देंगे? अभिषेक, 3 मूल विषय है: उपलब्धि, मांग और खपत, यानी कि सप्लाई, डिमांड एंड कंजम्पशन। हमारी जो कंपनी है जियोजित, अभिषेक, वहां पर मेरे ख्याल से करीबन 4 या 5 कंपनियां हैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर हम बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और मैंने खुद ये जो पाइप गैस होता है जो घर तक पहुंचता है, वो जो सिलेंडर की टंकियां होती गैस की, वो नहीं, पाइप गैस के द्वारा आपके किचन में, आपके चूल्हे में गैस उपलब्ध होती है और एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। जो नाम है खरीदारी की सूची में वो पहले बता देता हूँ: MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड, IGL जिसका नाम पहले था एंथ्रपोस गैस लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस और पेट्रोनेट LNG। और ये तो जो पूरा अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पर कि सरकार ये भी प्रयास और कोशिश कर रही है कि पूरे भारतवर्ष में एक पाइप गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का जो ढांचा है वो खड़ा किया जाए। घर तक तो गैस आसानी से पहुंच जाती है पाइप के माध्यम के द्वारा, लेकिन अगर आप CNG की गाड़ी चलाते हैं तो उसकी उपलब्धि सिर्फ शहर की जो सीमाएं होती है उस तक होती है। आप जैसे ही आप शहर की सीमा से बाहर गए, हाईवेज, एक्सप्रेस से गए, तो इसकी उपलब्धि नहीं होती है। तो इसको भी सुधारने के लिए ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ग्रिड नेटवर्क जो है वो सुविधा करेगी। और सरकार के तरफ से जो योजना है कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की, एक ऑल्टरनेटिव PNG एंड CNG भी एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। तो वॉल्यूम एंड कंजम्पशन हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में आगे जाकर के बढ़ेगा। और अगर आप मुझे पूछे कि आपको क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पसंद आती है या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा पलड़ा मेरे ख्याल से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पाइप गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये राय गौरांग सर की। लेकिन अब बाजार बंद होने 5 मिनट के आसपास का समय रह गया, फटाफट जरा कुछ BT स्टेट जान लेते हैं। राहुल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या ट्रेड सुझाएंगे आप कल के लिए? नोसेल जो हमने डिस्कस किया था 45 मिनट्स पहले, उसका टारगेट हिट हो चुका है। कल के लिए भी नोसेल स्ट्रांग लग रहा है, तो नोसेल बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 233 और टारगेट रख सकते हैं 240 के लिए। ठीक है, राहुल की तरफ से नोसेल टारगेट हिट हो गया है, लेकिन अभी भी होल्ड करने की सलाह है और ऊपर के लक्ष्य इसमें मिलेंगे। नागराज, आपके रडार पर कोई नए शेयर जहां पर BTST या फिर STBT आज इनिशिएट करना चाहिए? मैं जो डिस्कस किया हुआ जो 2 ही शेयर है वो उस पे ही मैं जाना चाहूंगा। फर्स्ट वन NCC में थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन हुआ है मेरे कहने के, मैं डिस्कस होने के बाद में अभी भी एक अच्छा खासा लेवल पे है और आगे वाले दिनों में मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा बढ़त दिखने को मिलेगी। वैसे ही IRFC में थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन 1-2 दिन अपसाइड ब्रेकआउट होने में, जैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट हो जाएगा 76-50 का एक अच्छा खासा एक मजबूत दमदार अपसाइड दिखने को मिल सकता है। मेरे साइड से NCC और IRFC है। ठीक है, NCC, IRFC, NCC में बढ़िया, NCC में बढ़िया तेजी है।
इन दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है। ध्वनि, आपको ये नए शेयर बताएंगे क्या? वर्लपूल और जुबिलेंट फूड तो आपने बताया था, और ये मोमेंटम वाले शेयर भी हैं। कुछ नए स्टॉक्स ऐड करेंगे बीटीएसटी के तौर पर? यहाँ पे जो स्टॉक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, जुबिलेंट फूड और वर्लपूल के, उन्हें तो आप डेफिनेटली होल्ड करिए, मोमेंटम ट्रेड है उनके अंदर। उसके अलावा अगेन मेरा जो पिक है वो डिफेंसिव की तरफ जाता है। आईटीसी का स्टॉक है जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। ओवरऑल स्टॉक का जो चार्ट है वो यहाँ पे 450 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें ऊपर की तरफ में देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। 460 तक के यहाँ पे पोजिशनल टारगेट्स बनते हैं। 445 का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चलिए। उसके अलावा ओएनजीसी का भी जो स्टॉक है वो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। आप करंट लेवल से इसके अंदर अगर ऐड करते हैं तो आपका ऊपर की तरफ जो टारगेट है तो 187.50 का और 189 तक का इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर मेंटेन करना है तो आप 182 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, 182 रुपये का स्टॉप लॉस ओएनजीसी के लिए। बाजार बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सुस्त क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ रहा है। 19,790 के आसपास है निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहां पर 73 अंकों की तेजी जरूर है, लेकिन हेवी वेट एचडीएफसी बैंक उसने ठीक ठाक मूव्स दिखाए हैं। मतलब अगर आप पिछले 3 दिन में देखेंगे तो आधे परसेंट करके 1.5-2% शेयर ऊपर आ गया है, और अब 1550 रुपये के आसपास आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर दिखेगा। रिलायंस भी 2350 रुपये के आसपास है, लेकिन इंटरडे हाई से थोड़ा सा स्लिप हुआ, उसके चलते हमने देखा कि निफ्टी पर भी प्रेशर जरूर आया है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं हुए, लेकिन आज जो इंडेक्स बिल्कुल रेंज वाला रहा, और आज स्टॉक्स में ही मौके आपके लिए ढूंढने का दिन था, और वो मौके हमने आपको हाईलाइट करके बताया, और तमाम स्टॉक्स ऐसे रहे जो बताने के बाद जिसमें टारगेट हिट हुए, और वो टारगेट्स भी आपके सामने हम हिट होने वाले लेकर आए। एफएनओ की आप लिस्ट देखिए, 111 शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे, 72 शेयर आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखेंगे। निफ्टी 25 अंक कमजोर है। हालांकि आज सुबह के सत्र में जिन कंपनीज ने रफ्तार पकड़ी, जिस सेगमेंट ने रफ्तार पकड़ी वो कायम रखी कम से कम। मेटल और माइनिंग, जिसमें कि एक रॉयल्टी वाला ट्रिगर था, उसके चलते हमने चौतरफा हमने तेजी देखी। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई थी टाटा स्टील को लेकर, जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर, जेएसपीएल को लेकर। अब तो इन स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा। क्रूड में जिस तरह से नरमी आई है उसके चलते हमने देखा कि उसके असर वाले जो शेयर थे वहां पर हमने थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखी। बीपीसीएल में हमने करीब 2% के आसपास की ठीक ठाक तेजी देखी। आईओसी, एचपीसीएल के स्टॉक्स में भी हमने रौनक देखी। ओएनजीसी में भी हल्की तेजी आज के सत्र में हमने देखी है, लेकिन आईटी स्टॉक्स ने बाजार को आज ने खींच के रखा। सुबह के सत्र में जो ब्रेक लगाया वो ब्रेक लगा रहा, और ये शायद अब कल थोड़ा सा माहौल और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस के बाद जब इन्फोसिस के एचसीएल टेक की, चूंकि ये 4-5 दिग्गज कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इनके नंबर जब आ जाएंगे ना तो यहाँ से छटा कैसी होती है वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन्फोसिस इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 3.25% के आसपास की नरमी है। टेक महिंद्रा में 3.25% के आसपास की नरमी है। तो थोड़ा सा क्या है कि पोजीशन लोग लेकर जाना नहीं चाहते हैं, अगले दिन ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये भी रणनीति कहीं ना कहीं बाजार में ये ठीक ही मानी जाती है। तो वहां से हमने प्रेशर को बढ़ते हुए देखा। आपको तमाम आईटी स्टॉक्स, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, निफ्टी के टॉप 6 अगर आप लूजर्स देखेंगे तो 5 आपको आईटी के स्टॉक्स देखेंगे, और विप्रो भी उसमें टॉप 10 के लिस्ट में शामिल है। तो पूरा का पूरा ये हम कह सकते हैं कि आईटी लेडी गिरावट रही, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी वालों ने, गैस वालों ने, मेटल, माइनिंग, ये कुछ स्टॉक्स रहे। कुछ हमने देखा कि फर्टिलाइजर में तेजी रही, और डिम्पे जैसे कि हाईलाइट कर रहे थे और हमारे एक्सपर्ट्स भी इत्तेफाक रख रहे थे कि जो डायग्नोस्टिक स्पेस वाली जो कंपनियां हैं वहां पर आज हमने तेजी देखी है। मेट्रोपोलिस में बाकायदा 3.5% के आसपास की मूव्स हमने देखे हैं। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, विजया डायग्नोस्टिक्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ये सारे के सारे शेयर भी तेज रहे। तो आज वीकली एक्सपायरी 19,780 के आसपास का निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,600 के बस थोड़ा सा नीचे आकर कारोबार कर रहा है। दिन के गेंस हालांकि बाजार ने कमाए हैं, लेकिन कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, और आपको एक बार फिर से बता दें कि कल हम 2 बेहद दिलचस्प शो आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान होगा शनिवार को भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर वर्ल्ड कप में। तो 11 बजे खास शो हम आपके लिए लेकर आएंगे। चार्ट बोले मौका 11 बजे, और
12:30 बजे सेंचुरी शेयर, ये शो भी आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 100 रुपए से कम के शेयर वाले, जिसमें कि मोमेंटम अक्सर दिखता है, वहां पर मौके आपके लिए कहां पर बनेंगे, अपने 2 एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के शेयर और उनसे बिल्कुल हम पुख्ता राय भी लेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए शो को यहीं पर समेटेंगे। राहुल जी, ध्वनि जी, नागराज जी, आप और गौरांग सर, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद मनीष आपको करवाएंगे कल की तैयारी। आप जाइएगा नहीं। नमस्कार।